सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज इक्विलिब्रियम, है ना। सो इक्विलिब्रियम में हम लोग लैमिस्टर के प्रॉब्लम्स देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में कुछ हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किया। आज प्रॉब्लम नंबर 3 देखने वाले हैं हम लोग, है ना, जिसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो, डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को डायग्राम दिया हुआ है, तो ये फिगर हम लोग को दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। तो चलो अब डायरेक्टली स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है, ए रोलर वेट 1000 न्यूटन रेस्ट ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, है ना। एक रोलर है, ये रोलर है जिसका वेट कितना 1000 न्यूटन है, इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट कर रहा है। इट इज केप्ट फ्रॉम रोलिंग डाउन द प्लेन बाय अ स्ट्रिंग एसी एज शोन इन फिगर, है ना। ये जो स्ट्रिंग एसी इसको बांधा हुआ है, ये अब ये इंक्लाइन प्लेन पे है, तो ये ऑब्वियसली नीचे जाएगा, नीचे रोल करके रोल डाउन होगा, है ना। तो ये नीचे नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इस स्ट्रिंग एसी से इसको बांध दिया है पॉइंट ए पे, स्ट्रिंग एसी से। ओके, देन आगे क्या दिया, देखो, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड रिएक्शन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी, है ना। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी है सरफेस का, यहाँ की रिएक्शन फाइंड आउट करना, टेंशन इन स्ट्रिंग एसी, और एसी स्ट्रिंग में कितना टेंशन आ रहा है वो हम लोग को फाइंड आउट। देखो, सब में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सब में फर्स्ट देखेंगे इसका वेट, है ना। इसका वेट कैसा रहेगा, वेट ऑलवेज डाउनवर्ड, है ना। तो जो भी वेट है हमारा वो डाउनवर्ड रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड बता देंगे वेट को, है ना। ये है इसका वेट, है ना। और वेट की वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है प्रॉब्लम में, कितना दिया है, 1000 न्यूटन दिया है। और सेकंड चीज क्या बोल रहा है, एसी, है ना। ये जो स्ट्रिंग एसी है, इसके अंदर टेंशन आने वाला है, टेंशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। मैंने लास्ट प्रॉब्लम से ही बताया था आपको कि जब भी टेंशन आएगा तो टेंसाइल फोर्स कभी भी कैसा होता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट, है ना, पॉइंट से बाहर की तरफ। इसका डायरेक्शन कैसा आएगा, ऐसा आएगा, है ना, बाहर की तरफ रहेगा। ये टीएसी, टेंशन इन स्ट्रिंग एसी, टीएसी को नाम दे देंगे हम लोग उसको, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। और सेकंड चीज क्या है, हम लोग को रिएक्शन फाइंड आउट करना है, इस रोलर का रिएक्शन फाइंड आउट करना है एट पॉइंट डी, है ना। तो यहाँ पे बात समझ लो, देखो क्या है, इंक्लाइन प्लेन है जिसके ऊपर ये रोलर रेस्ट कर रहा है। तो रोलर का जो पूरा वेट है, रोलर का पूरा वेट कौन बैलेंस कर रहा है, एक तो स्ट्रिंग से बांध दिया, इसके लिए वो नीचे नहीं जाएगा, वो बैलेंस कर रहा है। और सारा वेट, बाकी का वेट किधर आ रहा है, इस इंक्लाइन प्लेन पे आ रहा है ना। इस इंक्लाइन प्लेन पे बाकी का वेट इसका, ये रेस्ट कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, तो इसका बाकी का वेट आ रहा है इंक्लाइन प्लेन पे। तो इंक्लाइन प्लेन से भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन क्रिएट होगी, है ना। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोग को पता है। जब भी किसी रोलर का वेट की सरफेस पे आएगा तो सरफेस से उसके ऊपर क्या होगा, एक रिएक्शन क्रिएट होगी, ना। और रिएक्शन कभी भी कैसा होता है, रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। ये जो भी प्लेन है हमारा, ये 45 डिग्री का जो प्लेन है, इसको ये लाइन कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। और रिएक्शन का डायरेक्शन कभी भी कैसा होता है, अंदर की तरफ, है ना, टुवर्ड्स द पॉइंट होता है ना। ये रिएक्शन इस सरफेस से रोलर की तरफ जा रहा है, इसके डायरेक्शन कैसा रहेगा, और इसको नाम दे देंगे हम लोग आर डी, है ना। इसको क्या नाम दे देंगे, आर डी नाम दे देंगे। ओके, अब देखो तीन फोर्सेस हम लोग को मिल चुके हैं, वेट है, टीएसी है और आरडी है। अब हम लोग को क्या चाहिए, अब हम लोग को इनके बीच के एंगल्स चाहिए ना। इनके बीच के एंगल्स हम लोग को मिल जाएंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइब्निट्ज थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट में तरीका बताता हूँ कि एंगल्स कैसे फाइंड आउट करना है। देखो, अब सबसे पहले देखना है, ये जो प्लेन है हमारा, प्लेन का एंगल यहाँ पे कहां से दिया है, हॉरिजॉन्टल से प्लेन का एंगल दिया है ना। ध्यान से सुनना, देखो हॉरिजॉन्टल से प्लेन का एंगल हम लोग को दिया है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारी रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन इसको 90 डिग्री है ना, तो जो भी हमारे रिएक्शन है, रिएक्शन का एंगल हम लोग को मिल जाएगा वर्टिकल से, सेम है। ये हॉरिजॉन्टल से 45 है, तो यहाँ पे ये वर्टिकल से 45 कितना हो जाएगा, वर्टिकल से इस रिएक्शन तक का एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से दिया, तो यहाँ पे वर्टिकल से मिल जाएगा। अगर से सपोज मान लो कभी यहाँ पे वर्टिकल से एंगल दिया, तो यहाँ पे हम लोग को हॉरिजॉन्टल से मिल जाएगा। डायरेक्टली लिख देना है, कुछ भी सोचना नहीं है, डायरेक्ट एंगल की वैल्यू लिख दो, है ना। ये 45 है हॉरिजॉन्टल से, तो यहाँ पे रिएक्शन का एंगल मिल जाएगा आपको 45 वर्टिकल से, दैट्स इट, है ना, मिल गया एंगल हम लोग को, है ना। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा रहेगा कि सर ने बोला है कैसे करना है, लेकिन ये आया कैसे, है ना, एग्जैक्टली मिला कैसे, है ना। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते, देखो ये हमारा एंगल 45 है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है, ऐसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों एक दूसरे को ऐसे पैरेलल है। और ये वाली जो लाइन है, ये जो प्लेन है अपना, ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल से ट्रांसवर्सल का एंगल कितना है, 45 है। तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल से ट्रांसवर्सल तक का एंगल कितना रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, बराबर। अभी मैंने आपको बताया ये जो प्लेन होता है और जो रिएक्शन होती है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये रिएक्शन और प्लेन, प्लेन को रिएक्शन कभी भी कैसी होती है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है।
तो ये लाइन और ये लाइन, इस रिएक्शन के बीच का और इस प्लेन के बीच का एंगल कितना है, रिएक्शन और प्लेन के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब ये 45 है तो ये एंगल भी कितना रहेगा, ये भी 45 रहेगा। तो ये एंगल भी कितना रहेगा, 45 रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, 90 है ना। ये 45 है तो ये भी 45 है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे देखो ये वाली भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये रिएक्शन की लाइन है अपनी, ये जो रिएक्शन की लाइन है ये क्या हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया है ना। दो पैरेलल लाइन के बीच में जा रहा है ट्रांसवर्सल। अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से ट्रांसवर्सल का एंगल कितना है, 45 है। तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल से ट्रांसवर्सल तक का एंगल कितना रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। ठीक है, ये कितना रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, बराबर। अब देखो यहाँ से इतना 45 है तो ये भी कितना रहेगा, 45 डिग्री ही रहेगा, है ना। तो ये भी कितना रहेगा, ये भी 45 डिग्री रहेगा, है ना। तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से 45 है तो यहाँ पे वर्टिकल से 45 लिख देना, है ना। कैसे आया, समझ में आया, इतना सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा तब वो आपको मिलेगा। ओके, अब ये हम लोग को मिल गया 45 और ये वाला एंगल कितना है, ये है 90 डिग्री, ये तो हम लोग को पता है ये 90 डिग्री है ना। उसके बाद आरसी देखो, ये पॉइंट सी पे ये वाला एंगल कितना है, ये भी एंगल कितना है हमारा, ये भी 90 डिग्री है। ओके, लेकिन अब ये एंगल कितना है हम लोग को पता है क्या, नहीं पता है, या फिर ये एंगल कितना है हम लोग को पता है क्या, नहीं पता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये या ये दोनों में से एक एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर सारे एंगल्स हम लोग को मिल जाएंगे तो फिर हम लोग लेविस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। अगर मैं पॉइंट ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं, यहाँ पे पॉइंट ए से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूं ऐसे, है ना। तो क्या होगा, देखो अब इसे ट्रांसवर्सल, ध्यान से देखो, ये ट्रांसवर्सल है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। और ये जो हमारा प्लेन जा रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया ये प्लेन, है ना। तो अब देखो यहाँ से ट्रांसवर्सल तक का एंगल कितना है, 45 है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से इस ट्रांसवर्सल तक का एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये टोटल एंगल 45 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 15 है। ये 15 है, टोटल 45। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से इस लाइन तक का टीएसी तक का, देखो हॉरिजॉन्टल से टीएसी तक का एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। टोटल 45 है, 45 में से ये 15 माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा, कितना मिला, 30 डिग्री, है ना। मिल गया 30 डिग्री, ये एंगल मिल गया, देखो 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री मिल गया तो अब ध्यान से देखो टीएसी, है ना, ये जो हमारा टेंशन वाला स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग को देखो, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल से स्ट्रिंग तक का एंगल कितना है, 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे भी इस हॉरिजॉन्टल से स्ट्रिंग तक का एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्यों, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है ना। और ये जो इंक्लाइंड लाइन है ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल हो गया, है ना। तो ट्रांसवर्सल हो गया तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए ना। और ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, सेम होते हैं, है ना। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ट्रांसवर्सल तक का एंगल और यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ट्रांसवर्सल तक का एंगल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, है ना। इसलिए ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, समझ में आया यहाँ तक। देखो अब ये आ गया तो बाकी के सारे एंगल्स तो हम लोग को मिल चुके हैं ऑलरेडी। सिंपल हम लोग को देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। यहां से यहां तक मिला हम लोग को 30 डिग्री, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, अब सारे एंगल्स हम लोग को मिल चुके हैं। तो सिंपल हम लोग को क्या चाहिए, दो फोर्स के बीच का एंगल चाहिए, है ना। और यहाँ पे दूसरी एक चीज हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला क्या हमारा टीएसी है ना, ये टीएसी है। देखो अब हर एक दो फोर्स के बीच का एंगल हम लोग को चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे आरडी, रिएक्शन हमारा अंदर की तरफ है, वेट भी हमारा अंदर की तरफ है, और ये जो हमारा टीएसी है ये बाहर की तरफ जा रहा है। देखो अब हर बार सारे फोर्सेस को ट्रांसमिट करना जरूरी नहीं है, सबका डायरेक्शन सेम होना जरूरी है क्या, नहीं है। अगर दो फोर्स का डायरेक्शन सेम है और एक फोर्स अलग डायरेक्शन में है तो चलेगा, मतलब दो फोर्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, एक फोर्स बाहर है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसको कैसे सॉल्व करना है मैं तुमको बताता हूं। देखो तो क्या करना है एग्जैक्टली, हम लोग को दो फोर्स के बीच का एंगल चाहिए। तो देखो W और TAC ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 60 डिग्री अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ये कितना है, 60 डिग्री यहाँ पे। अब इसके बाद देखो ये RD और TAC इन दो फोर्स के बीच का एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, देखो ये 30 है और ये 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो ये दो फोर्स के बीच का एंगल है 75 डिग्री। ओके, अब दोनों फोर्स के बीच के एंगल मिल गए। अभी क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है।
पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, सर्कल विर्कल कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेंगे, फोर्सेस रहेंगे। 3 फोर्सेस हम लोग को दिखाना है और उनके बीच के एंगल्स लिखना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमारा W ये वाला फोर्स लिखेंगे, वर्टिकल W फोर्स है कितने का है, 1000 न्यूटन का फोर्स है। उसके बाद एक फोर्स जा रहा है 60 डिग्री पे, यहाँ पे आ रहा है TAC हमारा, ये वाला फोर्स है, ये कौन सा है हमारा TAC, टेंशन इन AC। उसके बाद यहाँ पे हमारा रिएक्शन है, रिएक्शन फोर्स है, ये यहाँ पे आएगा हमारा रिएक्शन फोर्स, इसका डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है, ये है हमारा RD। अब इनके बीच के एंगल्स हम लोग को मिल चुके हैं। एंगल्स कितना है, ये दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री और ये दोनों के बीच का एंगल है 75 डिग्री। अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ओके, अब देखो दो फोर्सेस अंदर की तरफ जा रहे हैं, एक फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसको ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहीं पे लैमिस थ्योरम अप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो, अननोन फोर्सेस को, TAC को और RD को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, एज इट इज लैमिस थ्योरम अप्लाई करना है, लैमिस थ्योरम का इक्वेशन लिख देना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग लैमिस थ्योरम, अप्लाइंग लैमिस थ्योरम यहां पे लिख देंगे हम लोग, अप्लाइंग लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लैमिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 3 फोर्सेस, यहाँ पे 3 फोर्सेस है। तो सबसे पहले नोन फोर्स लिखेंगे हम लोग 1000 न्यूटन का W है ना। सो 1000 अपॉन है ना, क्या लिखेंगे आप, साइन ऑफ, क्या होता है 1000 को छोड़ दो, 1000 को छोड़ देंगे तो TAC और RD ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 75 डिग्री है ना। तो बाकी के दो बचे हुए दो फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 75। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग साइन ऑफ 75 इज इक्वल टू, अब कोई भी फोर्स ले लो, RD ले लो, RD रिएक्शन एट पॉइंट D अपॉन साइन ऑफ है ना। अब RD को आप छोड़ दो, RD को छोड़ दोगे तो W और TAC ये दो फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू, अब लास्ट वाला बचा अपना TAC अपॉन साइन ऑफ। अब ध्यान से देखना, TAC को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो इसे W और RD ये दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, ये वाला एंगल रहेगा ना, दोनों का एडिशन, दोनों एंगल का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। 70 प्लस 75 प्लस 60 है ना, तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल देखो, RD और W के बीच का एंगल इंटरनल एंगल रहेगा, अंदर वाला एंगल लेंगे हम, कितना हो जाएगा ये 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये 135 डिग्री हम लोग लेंगे। अब आप सोच रहे रहेंगे कि ये अंदर वाला एंगल हम लोगों ने क्यों लिया, ये वाला बाहर का एंगल क्यों नहीं लिया। अगर बाहर का एंगल आप लेते हो तो कैलकुलेशन का डिफिकल्टी होगी, बाहर का एंगल लेने पे आपका आंसर तो बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। तो माइनस में अगर इसको निगलेक्ट करना है क्योंकि बाहर का एंगल लिया था हम लोग। तो सिंपल याद रखो कि जब भी दो फोर्स अंदर के साइड में, एक फोर्स बाहर के साइड में है, तो ऐसा अंदर वाला एंगल लेना है ना। TAC को छोड़ दो तो W और RD के बीच का ये इनसाइड एंगल कितना है, 135 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लेना है, 135 डिग्री लेना है, ये बाहर वाला एंगल नहीं लेना है। ठीक है, इक्वेशन मिल गया हम लोग को। अब क्या कर रहे हैं, इस दो इक्वेशंस को इक्वेट करो। यहाँ पे हम लोग वापस से लिख देंगे 1000 अपॉन साइन ऑफ 75 इज इक्वल टू RD अपॉन साइन ऑफ 60। ओके, अब ये साइन 60 इधर डिवीजन में इसको इधर लेके आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो RD का वैल्यू मिल जाएगा। RD इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1000 अपॉन साइन ऑफ 75 एज इट इज रहेगा, और ये साइन 60 इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब इसको कैलसी में पुट कर लो, सारे वैल्यूज कैलसी में पुट कर दोगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर से हम लोग को RD का वैल्यू मिल जाएगा 896.58 न्यूटन है ना, 896.58 न्यूटन, ये मिल गया RD का वैल्यू। अब इस सेम में हम लोग को TAC का वैल्यू निकालना है। तो ये दो इक्वेशन को यूज करो या ये दो इक्वेशन को यूज करो, ये दोनों को यूज करो या दोनों को यूज करो, किसी को भी यूज करो, आंसर सेम आने वाला। हम लोग ये दोनों को यूज करेंगे है ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग इक्वेशन लिख देंगे 1000 अपॉन क्या है, साइन ऑफ 75 इज इक्वल टू ये क्या है, TAC अपॉन साइन ऑफ 135 है ना, क्या आने वाला है, साइन ऑफ 135। इन दो इक्वेशंस को हम लोग इक्वेट करेंगे, ये दोनों को। अब TAC निकालना है, साइन 135 इधर डिवीजन में इधर आया तो मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा। तो देखो TAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन साइन ऑफ 75 इनटू
ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 135 इधर डिवीजन से इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब यहाँ पे सारी वैल्यू कैलकुलेट में पुट करो। आप ध्यान दोगे यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे साइन 60 था, इसके डिवीजन में साइन 60 यहाँ पे आ गया, इसके डिवीजन का साइन 135 यहाँ पे आ गया, बाकी सारी इक्वेशन सेम है। ये सारा वैल्यू कैलकुलेटर में पुट कर दो, इज इक्वल्स टू का बटन दबाओ तो TAC का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, 732 न्यूटन है ना, 732 न्यूटन। देखो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज 732 न्यूटन, रिएक्शन ऑन द सरफेस इज 896.58 न्यूटन। तो दोनों आंसर्स हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको सारा प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।